हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम सभी को पता है, हम कर रहे हैं प्रिपरेशन फॉर आईबीपीएस एसओ एग्जाम। आज जो है हमारी है उसकी क्लास फोर्थ। इसके पहले मेरी 3 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो देखें, फिर आज की इस क्लास को देखें। उन सारी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो देख लें। तो चलिए फिर हमारी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। उसके पहले जैसे मैं आपको हमेशा एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट हमेशा बताता हूं, तो आज हम उसे डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा कोटेशन है, जो हमें इंस्पायर करता है, वो है मेक टुडे अमेजिंग। क्या है? मेक टुडे अमेजिंग। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, कल की चिंता में अपने आज का एंजॉयमेंट, अपने आज की खुशी को बेकार कर देते हैं और कल की चिंता में बैठे रह जाते हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है, अपना कल अच्छा करना है, तो सबसे पहले आज मेहनत कीजिए। आज के दिन को पूरी तरीके से एंजॉय करके उसे यूज करें। पहले अच्छी मेहनत करें, पूरा दिन अपना बढ़िया बनाएं, फिर थोड़ा अपने दिन को एंजॉय भी करें। आप खुद ही देखेंगे आपकी लाइफ बढ़िया होने लगेगी और आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। मतलब हमारा अगर आज अच्छा है, हम उसे अच्छा करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा, चूंकि हमने उसके लिए मेहनत कर रखी है। तो हमें सबसे पहले अगर फ्यूचर अच्छा करना है तो शुरुआत आज से ही करनी होगी और मेक टुडे अमेजिंग, आज को हमें बेस्ट बनाना होगा, जिससे हमारे फ्यूचर की जो दिक्कतें हैं वो भी खत्म हो जाएं और हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ आज के। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने उसका अच्छा आंसर भी दिया। तो चलिए पहले उसे डिस्कस करते हैं, क्या हमारा वो क्वेश्चन था और क्या उसका आंसर था। फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। क्वेश्चन देखिए फिलअप से था। एक सेंटेंस आपको दिया हुआ था, इसमें आपको एक फिलअप था, इसको फिल करना था। उसके लिए आपके पास 5 ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस आपके पास वर्ड्स थे और एक था नन ऑफ द अबव। अगर आपको कोई उत्तर इनमें से सही नहीं लगता है तो नन ऑफ द अबव होगा। पढ़ते हैं सेंटेंस को। क्या था? द मून्स फॉर्मेशन एंड अर्ली इवोल्यूशन। अर्ली इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, किसी भी चीज का डेवलपमेंट, एवोल्यूशन। प्रेजेंट डैश which if understood could guide us in a planetary studies and help in understanding exoplanets। exoplanets मतलब आउटर प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं ये। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं, तो एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्विजिशंस का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्वायर करना, उस पर अपना अपना एक्वायरेशन बताना, मतलब उस पर अपना अधिकार जताना, तो उसे बोलते हैं एक्विजिशन। तो यहां पर हम इसको पुट करें तो क्या कुछ अधिकार जैसी बात हो रही है? इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट एक्विजिशंस विच इफ अंडरस्टूड। क्या आपको अधिकार समझ आता है? यहां पर देखिए विच इफ अंडरस्टूड, कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो समझ नहीं आई है। देखिए बोला है इफ अंडरस्टूड, इफ मतलब अगर समझ आ जाती तो कुछ समझ नहीं आया होगा वो आएगा इसमें, ये तो हम यहां से अंदाजा लगा पा रहे हैं। तो देखिए, मिस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो यहां मिस्ट्रीज आ सकता है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि यहां पर इफ अंडरस्टूड की बात कर रहे हैं, चूंकि मिस्ट्री समझ नहीं आई होगी तभी उसकी हम बात कर रहे हैं। थर्ड भी देख लेते हैं। बोल रहे हैं एडवर्सरीज। एडवर्सरीज मतलब होता है रुकावट, ओपोनेंट। कोई भी चीज आपके रास्ते में रुकावट बनती है उसे हम बोलते हैं एडवर्सरीज। तो एडवर्सरीज इसमें नहीं आएगा, वो तो बात ही अलग हो गई, और कमीशंस भी नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए मिस्ट्रीज, बिकॉज वो बोलता है कि द मून्स फॉर्मेशन एंड अर्ली इवोल्यूशन प्रेजेंट मिस्ट्रीज which if understood could guide us in planetary studies and help in understanding exoplanets। बिल्कुल सही है ये मिस्ट्रीज। मैं आपको बता दूं वो समझने की बात कर रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आया है इसीलिए मिस्ट्री बन गया है वो। आंसर हम इसका चेक करते हैं। जी हाँ, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन 2, यानी मिस्ट्रीज इसका उत्तर हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन 2 आंसर किया वो बिल्कुल सही है, और जिन्होंने अगर गलत भी किया है तो वो ये देख करके समझ पाए होंगे कि मिस्ट्रीज क्यों होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये बेस्ड है वर्ड्स के सीक्वेंस के ऊपर।
और वर्ड्स के इंटरचेंजिंग के ऊपर। आपके जो एग्जाम है आईबीपीएस एसओ हो गया या आईबीपीएस के जो भी एग्जाम्स होते हैं, इसमें ये चीज बहुत कॉमन है। इसमें से सवाल उठ के आते हैं वर्ड्स रिप्लेसमेंट, वर्ड इंटरचेंज या वर्ड्स के सीक्वेंस का। तो आज की क्लास में मैंने 2 तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं। टोटल क्वेश्चंस हमारे काफी हैं, लेकिन उनमें तरीके जो टाइप्स हैं हमारे, वो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और दोनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए टाइप 1 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 1 है हमारा, इसमें मैं आपको दूंगा कुछ वर्ड्स, हर एक पूरे सेंटेंस में 2 से 3 वर्ड्स होंगे। उनका आपको सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस क्या सही होगा उन वर्ड्स का उस सेंटेंस के अंदर। उस हिसाब से मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा और आपको बताना है ऑप्शन सही कौन सा होगा उनमें से। तो चलिए, क्वेश्चन ये आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। समझा मैंने आपको पूरा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए आपके सामने एक है सेंटेंस, एक सेंटेंस है आपके सामने। इसमें आपको देखिए ये एक अंडरलाइन वर्ड ये है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है। अब बताना है आपको इनका सीक्वेंस कि पहले डॉक्यूमेंटिंग आएगा, कंपोनेंट आएगा या फंक्शनिंग आएगा। इन तीनों का जो सीक्वेंस बनेगा उस हिसाब से आपको ऑप्शंस चुनने होंगे। यानी अगर आपको लगता है कंपोनेंट पहले आएगा, अगर मान लेते हैं आप ऑप्शन ए है इसका आंसर, तो सबसे पहले बी आना चाहिए, यानी जहां डॉक्यूमेंटिंग है यहां पर कंपोनेंट आना चाहिए था। ठीक है। अगर आपको लगता है उसके बाद ए आना चाहिए था, तो जहां कंपोनेंट है वहां डॉक्यूमेंट आएगा और जहां सी है वहां सी ही रहेगा। यानी आपका जो सेंटेंस बन जाएगा, द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन कंपोनेंट एंड क्वेश्चनिंग स्टेट डॉक्यूमेंट एंड एक्सक्यूजेस इन अ नेसेसरी फंक्शन ऑफ इविल सोसाइटी एक्टिविज्म। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका आंसर ऑप्शन ए है। आंसर इन 5 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन करना आपको कैसे है मैंने आपको ये बता दिया। करने के लिए मैं आपको दूंगा, जैसे कि मैं हर बार टाइम देता हूं 10 सेकंड का, हर एक क्वेश्चन को करने का टाइम दूंगा। जल्दी से करके बताएं, आपके पास है 10 सेकंड इस सवाल को करने के लिए। जल्दी से बताएं फटाफट से, मैं आपके लिए इरेज कर देता हूं, करिए जल्दी से। सवाल है हमारा, द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट कंपोनेंट एंड एक्सेसेस इन इज अ नेसेसरी फंक्शनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। ये आपका क्वेश्चन है। आपको जल्दी से सीक्वेंस बताना है इन वर्ड्स का कि क्या इन वर्ड्स का सीक्वेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में, मैंने देख रखा है प्रीलिम्स में इसमें से 5 सवाल आ जाते हैं, तो 5 क्वेश्चंस एक पार्ट में से इसमें से आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सवालों की इसकी प्रैक्टिस भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से करके बताएं फटाफट से, जल्दी से करके बताएं। 10 सेकंड मैंने आपको दिए हैं, फटाक से उत्तर दें मुझे। उसके बाद हम जानेंगे आंसर और फिर समझेंगे इसके सॉल्यूशन को। फटाफट से। और एक चीज मान के चलिए, जब भी मैं वीडियो कराता हूं आप इसको टेस्ट की तरह लें। समझाऊंगा मैं आपको उसके बाद जरूर, लेकिन पहले पूरी जोर लगाएं, पूरी जान लगाएं कि उस सवाल को हम कर सकें। ये बात आप समझ पा रहे होंगे मैं जो आपसे कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश करें। गलत होगा सही होगा ये बात की बात है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो जल्दी से पहले उत्तर देने की कोशिश करें आप। ऐसा समझिए कि आपका एग्जाम चल रहा हो और आपको आंसर देना ही देना है। फटाफट से बताएं। चलिए फिर जानते हैं इसके आंसर को। उम्मीद करता हूं आप इसका उत्तर दे पाए होंगे। तो क्या है इसका आंसर, हम पहले जानते हैं। भाई सबसे पहले इसका उत्तर हम देखें तो जिन लोगों ने ऑप्शन ई लगाया है, जिन भी भाइयों ने बहनों ने ऑप्शन ई लगाया है, उनका उत्तर सही होगा। ई वाले जितने हैं इनका उनका उत्तर सही होगा। यानी जो इसका सीक्वेंस है वो होगा ए सी बी। क्या होगा? ए सी बी। क्यों होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए सेंटेंस था हमारा, द रोल प्लेड बाय द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटिंग। तो देखिए डॉक्यूमेंटिंग ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा, अगर पहले हम इसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं फिर हम इसका मतलब समझते हैं, तो डॉक्यूमेंटिंग हमारे ऑप्शन के हिसाब से ठीक है। एंड क्वेश्चनिंग स्टेट कंपोनेंट, तो देखिए कंपोनेंट की जगह बोल रहे हैं फंक्शनिंग आना चाहिए था। यहां पर क्या आना चाहिए था? फंक्शनिंग आना चाहिए था। एंड एक्सेसेस इज अ नेसेसरी कंपोनेंट, अब इसकी जगह हमें बोला गया बी लगाइए आप, ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। देखिए बोल रहे हैं द रोल प्लेड बाय द ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो रोल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन प्ले करती हैं और इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट फंक्शनिंग एंड जो क्वेश्चनिंग स्टेट फंक्शनिंग। देखिए क्या होता है, स्टेट की जो फंक्शनिंग होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टेट कंपोनेंट नहीं आएगा, स्टेट की फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। एंड एक्सेसेस
और उसके एक्सेसेस की बात कर रहे हैं, इज अ नेसेसरी कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट ही तो नेसेसरी होगा, किसी भी चीज का जो कंपोनेंट होगा वही तो नेसेसरी होगा। तो इसकी जगह नेसेसरी फंक्शनिंग नहीं आएगा, नेसेसरी कंपोनेंट आएगा ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझ पाए होंगे, चूंकि सोसाइटी के लिए नेसेसरी कंपोनेंट है ये आपका, तो कंपोनेंट के साथ आपका नेसेसरी आएगा। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि ये आपका उत्तर होना चाहिए, यानी बी को लास्ट में लगाना था। अच्छा, ऑप्शन बी सी भी ऐसा ही था, तो आपको पूरा ही चेक करना पड़ता। तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। ये आपका प्रॉपर इसका सोल्यूशन होगा। सेंटेंस आपका बनेगा, द रोल प्लेड बाय द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट फंक्शनिंग एंड एक्सेसेस इज अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ जरूर आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीएजीज ऑब्जर्वेशन इन इट्स डिविजिबल ऑडिट रिपोर्ट रिलेट टू द डिनायल ऑफ स्टेट्स फाइनेंशियल इन द शेयर टैक्सेस पूल। तो देखिए ये सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा, आपके सामने पढ़ा, मुझे इस सेंटेंस में बहुत सारी चीजें दिख गई। अब आप इसको एक बार सेंटेंस को पढ़ें और कोशिश करें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाने की। ये बड़ा ही बढ़िया तरीका है पेपर में सवाल करने का, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो जल्दी से ट्राई करें, 10 सेकंड मैं आपको जैसे हर बार देता हूं दे रहा हूं, जल्दी से करके बताएं फटाक से। कोशिश पूरी होनी चाहिए, कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से करके दिखाएं। हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाक से बताएंगे। फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूं। चलिए फिर हम बढ़ते हैं हमारी आंसर की तरफ, जानते हैं इसका क्या उत्तर होगा। भाई जिन लोगों ने ई दिया है, जिन लोगों ने ई दिया है उनका आंसर सही है। अब आप ये मत सोचने लगना सारे क्वेश्चंस का आंसर ई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोइंसिडेंट है कि एक दो क्वेश्चंस के सवाल एक हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई। चूंकि जब मैंने इसको पढ़ा, मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसको पढ़ा मुझे ये समझ तो आ गया था कि इसमें गलती तो जरूर है, जो इसका सीक्वेंस है ये चेंज तो होगा ही होगा। चूंकि उन्होंने बोल दिया नन ऑफ दीज, तो नहीं होगा, चेंज तो इसमें आएगा ही आएगा। जब मैंने इसको पढ़ा तो ही मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया कि हाँ भाई सेंटेंस तो सही नहीं है, जो इनका अरेंजमेंट है वर्ड्स का वो तो नहीं है सही। तो ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स पर कि आप पढ़ते ही समझ जाएं कि भैया एक ऑप्शन तो गलत है। तो आपको रीडिंग करनी है, ये मैं आपको हर बार बोलता हूं। डेवलप योर रीडिंग स्किल्स एज गुड एज यू कैन। आपके एग्जाम में आपको खुद नहीं पता आप खुद की कितनी मदद करोगे अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो चलिए सेंटेंस को जानते हैं। बोल रहे हैं बीसीए हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस है द सीएजीज ऑब्जर्वेशंस इन इट्स डिविजिबल। बोल रहे हैं डिविजिबल की जगह आप लगाइए बी, यानी फाइनेंशियल, इसकी जगह आना था फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट रिलेट टू द डिनायल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए इन्होंने बोला सी लगाइए, फिर मतलब फाइनेंशियल की जगह क्या आना था शेयर, और फिर ए लगाइए, यानी जहां शेयर था वहां लगाइए डिविजिबल। अब पढ़ के देखते हैं। द सीएजीज ऑब्जर्वेशंस इन इट्स फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल भाई, फाइनेंशियल की ऑडिट तो रिपोर्ट होती है ना, जो रिपोर्ट होती है ऑडिट होती है, ऑडिटर जो होता है रिपोर्ट करता है वो पैसे फाइनेंशियल से रिलेट तो होगी। तो ये तो बिल्कुल आपका सही होने वाला है। रिपोर्ट रिलेट टू द डिनायल ऑफ स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल टैक्सेस पूल। भाई देखिए स्टेट के शेयर की बात हो रही है, स्टेट के शेयर की बात हो रही है इन द डिविजिबल टैक्सेस पूल, जो कि टैक्स का डिविजिबल होता है, डिवीजन होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आपका इसका सीक्वेंस बनेगा। एक तो बात हो गई ये, मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बताऊं। जो आपका ये था स्टेट्स फाइनेंशियल लगा हुआ था, स्टेट्स फाइनेंशियल, आप इस स्टेट्स के बाद जो भी लगाते, स्टेट एक नाउन है उसमें अपोस्ट्रोफी है, उसका पोजेशन शो कर रहा है, तो भाई आपको ना इसमें नाउन लगाना था। फाइनेंशियल एक एडजेक्टिव है,
आपको देख के पता होना चाहिए। ये एडजेक्टिव है, वैसे भी इसकी जगह नाउन आएगा, फाइनेंशियल नहीं आ सकता। फाइनेंशियल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो आपको यहां पर क्या लगाना था, नाउन लगाना था। तो डिविजिबल भी एक एडजेक्टिव है, ये आप देखिए, जो डिविजिबल पहले लगा था ये भी एक एडजेक्टिव था। तो यहां पर स्टेट्स के बाद ये बात तय थी कि नाउन आएगा, तो इन तीनों में से नाउन तो एक ही था, शेयर। तो आपको इतना पता था कि जो बीच वाला सेंटेंस है हमारा, जो मतलब आपका स्टेट्स के बाद आएगा, ये बात तय है कि यहां पर नाउन आएगा या शेयर आएगा, ये बात तो तय थी। आप इसके बेसिस पर भी उत्तर लगा सकते थे अगर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते, तो आपका ये आंसर जो था बड़ी जल्दी निकल के आ जाता। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि स्टेट्स एक पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव पजेशन शो कर रहा है, तो उसके बाद जो भी आएगा वो नाउन आएगा, ये बात तय है। तो हमको यहां पर शेयर लगाना था, ये बात बिल्कुल फैक्ट थी, यानी जो सी वाला था वो बीच में आना ही आना था। और ऐसे सिर्फ दो ऑप्शंस हमारे पास थे जिसमें सी जो है वो बीच में है, तो आप इन दोनों का मैच लगा करके भी, पुट करके भी इस आंसर, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे। उम्मीद करता हूं मेरा सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द सीएजी's ऑब्जर्वेशंस इन इट्स फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट रिलेट टू द डिनायल ऑफ स्टेट्स शेयर इन द डिविजिबल टैक्सेस पूल। देखिए कुल मिला के आप यहां देख पा रहे हो कि फाइनेंशियल ऑडिट इनके सामने लगा हुआ है, ये इनके सामने। तो आप अगर थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो आपके लिए पेपर बहुत आसान हो जाएगा, सेंटेंसेस बहुत इजी हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, सोल्यूशन भी समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है भाई नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी आज की क्लास का। मैनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेल बीइंग एंड परसूट इकोलॉजिकल कैपिटल इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ फाइनेंशियल डेप्लीटेड। ये आपको हमें बताना है। आपके सामने है एक सेंटेंस, 5 ऑप्शन, करने का तरीका आपको पता है। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताएं करके, जल्दी फटाक से उत्तर देना है। जल्दी से बताएं, क्या इसका उत्तर होगा। जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे कुछ चीजें दिख गई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी वो चीजें दिख जाएंगी अगर आपने करी है बहुत सारी रीडिंग। मैं ये आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप एक लेवल तक रीडिंग कर लोगे ना, तब आप मेरी बात को, इसको समझ पाओगे। जो रीडिंग स्किल्स हैं आपके लिए कितना पेपर इजी कर देंगे आपको खुद नहीं है पता। देखिए आपका क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन तो आना ही है, उसके लिए तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आपको पता नहीं है ये सब आपके लिए कितना यूजफुल होगा। इन सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, और ये आपका वर्ड्स रीअरेंजमेंट हो गया, इंटरचेंजिंग हो गया, इन सब में बहुत यूजफुल है आपकी रीडिंग स्किल्स। तो प्लीज डू रीडिंग, जितना रीडिंग कर सकते हैं उतना करें, बहुत फायदा होगा आपके लिए। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। चलिए फिर जानते हैं हमारे आज के क्वेश्चन 3 के उत्तर को। जाने, चलिए फिर जानते हैं क्या हमारा उत्तर है। भाई उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जिन भी लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका आंसर पूरी तरीके से सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए क्यों है ये भी जान लेते हैं भाई। देखिए जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, मैंने आपके सामने पहली बार इस सेंटेंस को पढ़ा, तब मेरे दिमाग में क्या आया। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसे पढ़ के दिखा देता हूं और फिर हम पूरी जानकारी जानेंगे कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले, मेनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेल बीइंग एंड परसूट इकोलॉजिकल कैपिटल इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ फाइनेंशियल डिप्लीटेड। जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो मैंने ये देखा कि ये बोल रहा है फाइनेंशियल डिप्लीटेड। भाई फाइनेंशियल डिप्लीटेड क्या होता है, फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल एक एडजेक्टिव है, ये बात मैं मानता हूं। अब इसके बाद मैं डिप्लीटेड कैसे लगाऊंगा, ये तो वर्ब है, या वर्ब के साथ वो जो आपका अलग चीजें बनती हैं, V3 वगैरह जो भी है, लेकिन नाउन चाहिए ना हमें। तो ये आपका जो
डेप्लीटेड है, ये V3, ये आपका V2 है, या वी हैव के साथ आना चाहिए था, हैज के साथ आना चाहिए था तो चलता, ठीक है। लेकिन यह फाइनेंशियल एक एडजेक्टिव है, तो यहां पर मुझे डेप्लीटेड की जगह एक नाउन चाहिए भाई। क्या चाहिए? नाउन। और नाउन कौन है? नाउन प्रॉस्पेरिटी है। नाउन कौन है इसमें? प्रॉस्पेरिटी है। तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी तो होना ही होना था। जब मैंने सेंटेंस पढ़ा मुझे पता चल गया। मैंने जब सेंटेंस पढ़ा मैंने कहा डेप्लीटेड तो नहीं आ सकता, क्योंकि डेप्लीटेड यहां पर वैसे भी वर्ब है। ये बात आप मेरे हिसाब से समझ पा रहे होगे। जब मैंने ये पढ़ के पता चला कि यहां पर नाउन चाहिए, और नाउन पूरे में सिर्फ एक ही था तीनों में, वो था प्रॉस्पेरिटी। क्या था? प्रॉस्पेरिटी। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि मैं सेंटेंस को कैसे अरेंज करता हूं। मैं सेंटेंस पढ़ते ही कुछ आधा अंदाजा लगा देता हूं कि हाँ ये सेंटेंस गलत है और ये गलत है। फाइनेंशियल के बाद मुझे पता था प्रॉस्पेरिटी आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एक एडजेक्टिव है और प्रॉस्पेरिटी एक नाउन है, और एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। ठीक है, ये बात आप मेरे हिसाब से समझ पाए होंगे। तो अब मुझे इतना पता चल गया कि जो सी है, ओ सॉरी, जो बी है वो सी की जगह जाएगा, तो और वो आएगा लास्ट में, तो लास्ट में बी आएगा। अब ऐसे कितने ऑप्शंस हैं जिसमें लास्ट में बी है? आप मुझे ईमानदारी से बताएं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आंसर में बढ़ जाता आगे। मैं बाकी सेंटेंस पढ़ता भी नहीं। मैं जब इसको पेपर में करता मैं सेंटेंस पढ़ता भी नहीं, क्योंकि मैंने जब पढ़ा तब मुझे पता चल गया था कि इसके बाद नाउन आएगा और तीनों में एक ही नाउन है, वो है प्रॉस्पेरिटी। यानी सी से खत्म, ओ बी से खत्म होना चाहिए। बी की जगह प्रॉस्पेरिटी लगा है, बी पे खत्म होना चाहिए। बी पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, वो मेरा आंसर होता, मैं टिक करके निकल जाता। समझ पाए मेरा पेपर में करने का तरीका कैसा होता है? अब समझ लेते हैं कि क्यों आया। बोल रहे हैं सी ए बी, यानी शुरू शुरू में सी आना चाहिए था, यानी यहां पर डेप्लीटेड बोल रहे हैं, यहां लगाना चाहिए था। एक बार हम इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर आराम से समझते हैं। हम इसको आराम से समझेंगे। बोल रहे हैं कि पहले आप सी लगाइए, सी मतलब यहां पर बोल रहे हैं डेप्लीटेड लगाइए आप। ठीक है भैया, लगा दिया। कैपिटल हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी की जगह बोल रहे हैं आप यहां लगाइए हमारे लिए परसूट। ठीक है भैया, लगा दिया आप जैसा बोलेंगे। और यहां हम लगाएंगे प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। अब पढ़ के देख लेते हैं एक बार कायदे से। मेनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेल बींग एंड डेप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल इन परसूट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। अब मुझे बताइए, जब यहां तक हम पढ़े द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेल बींग एंड डेप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल, जो डेप्लीटेड मतलब कम होना, इकोलॉजिकल कैपिटल जो कम हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन इन परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में। तो मैंने जैसे आपको बताया कुल मिला के कि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है रीडिंग की, आप इस सेंटेंस को कर जाते। एक बात, अगर आपको थोड़ी ग्रामर की नॉलेज है, थोड़ी ग्रामर की नॉलेज है प्लस कॉमन सेंस, आप इस सवाल को देखते ही कर जाते। नहीं होता आप इसको पढ़ के कर लेते। दोनों तरीके आपके सामने थे, सवाल टफ नहीं था, लेकिन अरेंज करना आपको तभी आएगा जब आपको दोनों में से एक चीज तो अच्छे से आती होगी, चाहे वो आपकी रीडिंग स्किल्स हो या ग्रामर बहुत अच्छी हो और उसके साथ प्लस कॉमन सेंस भी यहां पर थोड़ा बहुत यूज हुआ। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाओगे। सेंटेंस कहिए तो मैं एक बार और पढ़ देता हूं, जो हमारा सोल्यूशन है आपके सामने है। मेनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेलबींग एंड डेप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल इन परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। उम्मीद करता हूं आपको यह सेंटेंस समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन जैसे मैं आपको कराता हूं, ये क्वेश्चन में मैं आपको वैसे ही कराऊंगा। जल्दी से करने की कोशिश करें। पढ़ देता हूं मैं सेंटेंस आपके लिए। जब पढ़ें सेंटेंस पहली बार में, पूरा फोकस होना चाहिए आपका सेंटेंस की तरफ कि कहां पर मुझे एरर लग रहा है। तो अगर एरर पकड़ में आ गया तो एक ऑप्शन तो वहीं एलिमिनेट हो जाएगा। क्या है हमारा सेंटेंस? गांधीज रिपीटेड थॉट ऑन सर्विस टू ऑल human beings from all traditions of emphasis was the essence of his non-violent democratic theory। ये सेंटेंस आपके पास, जल्दी से करने की कोशिश करें, फटाक से उत्तर दें और जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी से। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताएं फटाक से।
चलिए जानते हैं हमारे आज के इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्या हमारा आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर आपकी सिंपल नॉलेज रीडिंग की अच्छी है, आप इसको कर जाते। नहीं तो आप फिर चारों ऑप्शन फिट करके देखें, पांचों जो गिवन है उसको भी चेक कर लें। ये एक फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल इसका माना जाता है, लेकिन मैं कभी भी इसको फॉलो नहीं करता हूं। मैंने आपको शुरू के 3 सेंटेंसेस में अपना तरीका बता दिया मैं कैसे करता हूं सवालों को। अगर आपको नहीं आती है चीज समझ में, तो आप इन चारों को फिट करके देखें। अगर आपको नहीं लगता है तो आप ऑप्शन ई चुन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे कैसे हमारा जो बीएसी का फॉर्मेट है ये बन रहा है। बोल रहे हैं गांधीज रिपीटेड थॉट, Gandhi's repeated thought on service to all human beings from all tradition of emphasis was the essence of his non-violent डेमोक्रेटिक थ्योरी। देखिए, सबसे पहले जब मैंने इस सेंटेंस को पहली बार पढ़ा तो मुझे यहां ये समझ में आ गया था कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसेंस हो जाएगा ऑफ हिज नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक थ्योरी। उसका इसेंस जो है, उसका सार जो है, या जो भी उसका जो रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है जो भी है, वो यहां पर नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक पार्टी थ्योरी के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसेंस तो देखिए मुझे समझ में आ गया था कि ये यहां पर सही होने वाला है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क लग रहा था। तो मुझे थोड़ा यहां आइडिया लग गया था कि इसेंस सही है। इसेंस सही था तो मुझे लग रहा था कि भाई सी पे खत्म होगा। सी पे खत्म होने लायक या तो ये था पहला ऑप्शन, या तो ये हो सकता था, या ये हो सकता था। अब मैं इन दोनों को पुट करके देख लेता था, सीधा सीधा सा एक मैंने पकड़ लिया। अब बाकी के दो हो गए मेरे पास, दो। अब तक के तीन ऑप्शंस देखिए रिमूव, देखिए ये हो सकता है। अगर ये दोनों सही होते अपनी अपनी जगह पर, तो नन ऑफ दीज हो सकता था। तो देखिए, मैं कुल मिला के दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट करने में सफल रहा ना। तो पढ़ने पर भी मुझे कुछ ऑप्शंस को अगर मैं रिमूव कर पा रहा हूं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जब हमने पता चला सी अपनी जगह सही है, तो मैं फिर ए को करके देख लूंगा। ए मैंने देखा तो गांधीज रिपीटेड थॉट ऑन सर्विस, मैंने कहा थॉट ऑन सर्विस। फिर मुझे दिमाग में आया कि जब एम्फेसाइज आता है, एम्फेसाइज होता है हमेशा प्रपोजिशन के पहले ऑन, सॉरी, जो एम्फेसाइज होता है ये हमेशा अपने साथ एक प्रपोजिशन लेता है, वो है ऑन। ये मुझे पता था। मैं सीधा सीधा समझ गया कि हाँ भाई, यहां पर एम्फेसिस ऑन आएगा, क्योंकि जोर डालना, रिपीटेड एम्फेसिस ऑन सर्विस टू ऑल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ऑल ट्रेडिशंस। आगे जो भी है वो देखेंगे। एम्फेसिस मतलब जोर डालना, उस चीज पर बहुत ज्यादा फोर्स करना। तो मुझे ये भी पता था कि एम्फेसिस के बाद ऑन लगता है, ये मुझे पता था। तो अगर मुझे ग्रामर की थोड़ी नॉलेज थी, रीडिंग स्किल्स अच्छी थी, तो मुझे पता था एम्फेसिस के साथ ऑन आएगा, तो मैं यहां पर एम्फेसिस लगाता। तो अपने आप बाय फॉल्ट डिफॉल्ट यहां पर थॉट आ जाता। मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। फ्रॉम ऑल ट्रेडिशंस ऑफ थॉट, सारे जो ट्रेडिशंस हैं उनके थॉट्स के द्वारा, वॉज द एसेंस ऑफ हिज नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो ये हमारा बन जाता सीक्वेंस, और ये हमारा उत्तर हो जाता ऑप्शन 4। ऑप्शन से भी कर सकते थे, तरीका मैंने आपको बताया कि एक फिट कर लिया बाकी चेक कर लो, एक फिट कर लिया बाकी चेक कर लो, खत्म हो गई बात। तो ये हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। चाहे मैं एबीसी लगाता, बीएसी लगाता, इनमें से कोई भी सही नहीं लगता तो मैं इसको उड़ा देता, खत्म कर देता, मैं इसकी बात ही नहीं करता। ठीक है, तो मैं ऑप्शन डी, इसको जो ई को है इसको चुन लेता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। एक बार मैं पढ़ देता हूं। गांधीज रिपीटेड एम्फेसिस ऑन सर्विस टू ऑल ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ऑल ट्रेडिशंस ऑफ थॉट वॉज द एसेंस ऑफ हिज नॉन वोलेंट डेमोक्रेटिक थ्योरी। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट उत्तर हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो देखिए हमारा टाइप 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मैंने टाइप 1 लिया था। अब हो जाएगा टाइप 2 शुरू। टाइप 2 क्या है? इसमें मैं आपको, आप पॉज करके वीडियो इसको देख ले, आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूं। आपको देखिए कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स गिवन होंगे, उनका इंटरचेंजमेंट करना है आपको। ऑप्शन में गिवन होगा कि भाई बी की जगह सी आएगा, सी की जगह बी आएगा। जैसा इसमें हम सीक्वेंस लगा रहे थे, इसमें आपको सिर्फ इंटरचेंज करना है और उनको एक दूसरे की उनकी जगह बदल करके सेंटेंस का सही मीनिंग आपको निकालना है। ये आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको उसमें भी समझा देता हूं कि आपको कैसे करना है। देखिए आपके सामने है एक सेंटेंस, इसमें देखिए कुछ अंडरलाइंड वर्ड है। अगर आपको लगता है कि बी की जगह ए आएगा या ए की जगह बी आएगा, तो आप उसको इंटरचेंज करके उस हिसाब से अपने ऑप्शंस को चुन सकते हैं। यानी जैसे अगर मान लेते हैं इसका उत्तर पहला ऑप्शन ए है, तो आपके हिसाब से ए की जगह ई आना चाहिए था और ई की जगह ए आना चाहिए था। समझ पाए? इनका इंटरचेंज करना है हमें।
तो ये आपका इसका मतलब हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन से लेकर के आपके जो बाकी के क्वेश्चन आने हैं उनमें आपको यही करना है कि ए की जगह ई आएगा या और ई की जगह ए आएगा, इंटरचेंज करना है। तो चलिए करने की कोशिश करें। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, फटाफट से फिर हम करते हैं इसका डिस्कशन, जानते हैं इसका उत्तर। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, फटाफट से, जल्दी। 10 सेकंड है आपके पास। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे हमारे आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है, जो गिवन सेंटेंस आपको है ये बिल्कुल सीक्वेंस सही है, यानी ए बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही और ई बिल्कुल सही, तो आप ऑप्शन ई चुन सकते हैं जिसमें नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से कोशिश करें करने की। अच्छा खासा टाइम मैं आपको दे रहा हूं जिससे आप समझ करके चीजों को कर सकें। तो चलिए फिर जानते हैं हमारे आंसर को। जितने भी लोगों ने आंसर किया है वो जल्दी से अपना आंसर चेक करें। भाई ऑप्शन ई ही इसका आंसर है। इसका आंसर ऑप्शन ई ही है। अगर जिन भी लोगों को जो गिवन सेंटेंस बिल्कुल सही लगा है तो भाई आपकी तैयारी बढ़िया है, क्योंकि सेंटेंस अच्छा था, मैं बोलूंगा खुद से। अगर आपने ई ऑप्शन चुना है तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ई, यानी जो गिवन है वही होगा, कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ देता हूं मैं सेंटेंस आपके लिए। द academicians did a commendable job in highlighting the danger of so called lethal weapon system। ये हमारा गिवन सेंटेंस था। अब एक बार हम इसके मतलब को समझते हैं, ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं जो एकेडमिशियंस हैं डिड अ कमेंडेबल जॉब, एक कमेंडेबल मतलब जिसको आप तारीफ करें, जिसकी आप प्रशंसा करें, कमेंडेबल जॉब बिल्कुल सही है, यानी एकेडमिशियंस के बारे में बात करिए। कमेंडेबल जॉब के पहले है, जॉब बहुत अच्छी करी उन्होंने, और कमेंडेबल एडजेक्टिव है, जॉब हमारा क्या है, नाउन है, तो इसका देखिए ग्रामर के हिसाब से भी चीज है। इन हाईलाइटिंग, उस हाईलाइट किया उस चीज को, द डेंजर्स ऑफ, हाईलाइट किसको किया, डेंजर्स, किसके, आगे बढ़ते हैं, द डेंजर्स ऑफ द सो कॉल्ड लीथल वेपन सिस्टम्स, जो हाईलाइट किया किसको, उस डेंजर को जिसको वो बोल रहे हैं क्या, लीथल वेपन सिस्टम। यानी ये गिवन सेंटेंस बिल्कुल सही है, जो इसका सेंस निकल के आ रहा है वो बिल्कुल सही है, वो आपके सामने है। तो यानी इसमें कोई वर्ड की इंटरचेंज की जरूरत नहीं थी, गिवन सेंटेंस आपका बिल्कुल सही था। इसमें मैंने इस सवाल को लेने का मेरा पर्पस यही था कि ऑप्शन सी, ऑप्शन ई भी उत्तर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से बहुत क्वेश्चंस बच्चे गलत कर देते हैं, उनकी माइंड में यही सेट होता है कि नहीं चेंज तो मुझे करना ही है, कसम खाली होती है कि चेंज तो करके मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरत नहीं होती है कभी कभी। तो आपको ऑप्शन ई इसीलिए दिया जाता है कि आप इसको भी कभी कभी लगाएं, चूंकि ये सही हो सकता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे इस सेंटेंस को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था, बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है और वो अपनी तैयारी में बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो चलिए, और जिनका गलत हुआ है उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेहनत करनी है और अपने एग्जाम को क्लियर करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल्स आर असेट vital in today's globalized economy where threat jobs are under unskilled of automation। अब भाई ये आपके सामने एक सेंटेंस है, पढ़ने में अब आप पढ़ के पता चलता है आपको ये सही है कि गलत है। अगर आपको पढ़ते ही पता चल जाता है कि भाई सेंटेंस गलत है, तो आपका एक ऑप्शन तो निकल जाता है, चूंकि ये बोलता है नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। अगर आपको पढ़ने में पता चल गया जो गिवन है वो गलत है, तो ई तो अपने आप ही गलत हो गया, फिर आपको बाकी चार पर फोकस करना है। तो चलिए, एक हेल्प मैंने आपको पढ़ने के लिए कर दी है, जल्दी से करें। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं इस सवाल को करने के लिए, फटाफट से करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है हमें करने की, फटाफट से, हरी अप।
जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर हम करते हैं इस पर डिस्कशन। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इसका बताऊंगा, और जहां मिस्टेक आप कर रहे होगे वो समझने की कोशिश करनी है। देखिए, सवाल गलत हो गया सही हो गया, इट मैटर्स, बट इससे भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने उसका सोल्यूशन समझा। आपने तुक्का नहीं मारा, तुक्का मार के सही कर लिया कोई फायदा नहीं है। आपका सोल्यूशन बिल्कुल एक जैसा आपका और मेरा होना चाहिए। अगर सोल्यूशन आपका बिल्कुल सही है तब कुछ बात है कि हाँ आपने सही बिल्कुल तरीके से किया है, तुक्का नहीं मारा है। चलिए फटाफट से करने की कोशिश करेंगे हम, जल्दी जल्दी से। शाबाश। चलिए फिर जाने इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। चलिए जानते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन सी। ओ भाई, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी इसमें तो दो दो चेंजेस करने थे। क्या करने थे? मैं इससे हट जा रहा हूं स्क्रीन से, आप इसका आंसर देख लें, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भाई इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी आपके यहां पर दो इंटरचेंज होने थे वर्ड्स, यानी आपके दो वर्ड्स इसमें इंटरचेंज होने थे। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि गिवन सेंटेंस गलत है। ऐसा इसलिए हुआ जब मैंने पढ़ा स्किल्स आर अ असेट। भाई असेट क्या है? असेट के पहले अगर आपको लगाना था तो ए नहीं लगा सकते, आप एन लगाते, क्योंकि असेट ए से शुरू हो रहा है और जो असेट आर्टिकल लेगा वो एन लेगा। एक बात, दूसरी बात, आर्टिकल लेगा नहीं, अनकाउंटेबल है। जो भी है, जो भी है, मैं कह रहा हूं यहां पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन आप एन तो लेते, आप एन तो लेते, एन तो आपने लिया नहीं, खत्म हो गई बात। तो ये तो गिवन सेंटेंस तो गलत हो ही गया, यह बात तो खत्म हो गई। तो एक ऑप्शन तो मैंने देखते ही गलत लगा दिया था कि ऑप्शन ई इसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें करेक्शन तो चाहिए है मुझे, करेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन ई तो भाई देखो देखते ही मैंने हटा दिया था। आगे बढ़ते हैं। स्किल्स आर अ असेट, वाइटल। अब आप मुझे बताइए, असेट एक नाउन है, वाइटल एक एडजेक्टिव है, तो भाई मेरे नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाते हो, एडजेक्टिव के पहले नाउन लगाते हो, भैया नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है ना। तो यहां पर एडजेक्टिव पहले लगा दिया और नाउन लगा दिया बाद में। तो ये तो वैसे भी इन दोनों का जो सीक्वेंस है ये हो गया गलत। इन दोनों का जो सीक्वेंस है ये तो वैसे भी गलत हो गया। तो असेट के पहले वाइटल नहीं आ सकता, या वाइटल के पहले आप असेट तो नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले ही मुझे पता चल गया था कि ए और बी गलत है। अब चेंज कहां आना था? चेंज आना था, अब मैं क्या करता, मैं ए को रिमूव करता। पहले मैं ऑप्शंस के तरीके से जाता हूं, अगर मैं ऑप्शन ए मान लेता, क्योंकि मुझे ए को तो हटाना ही हटाना है, तो जहां पर मैं ए हटा सकता था मैं वहां जा गया। मैं गया पहले ऑप्शन ए के पास, बोला मुझे ए हटाना है, तो भाई ने बोला ए की जगह ई ले आओ। मैंने कहा ठीक है, उसने कहा मैं फिर तुम्हें ए दूंगा। अब भैया तुम फिर ए लगाओगे ऑटोमेशन के आगे, आप फिर ए लगाओगे ऑटोमेशन के आगे, कैसे काम चलेगा? एन तो चाहिए ना मुझे, एन यहाँ लगानी है, यहाँ तो ए लगा है। तो मैंने इससे कहा अब तुम मेरी मदद नहीं कर पाए, मदद करने लायक सिर्फ एक आदमी था, सी। ए को मुझे हटाना था, ये मुझे पता था। एक ऑप्शन के पास गया, उसने कहा मेरी मदद, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं लेके आऊंगा ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन के आगे मैं ए तो नहीं लगा सकता। बचता था सिर्फ एक ही ऑप्शन, सी। मैं वैसे ही मार्क कर देता, टिक पढ़ता भी नहीं तो भी काम चल जाता। समझ गए मेरी बात को? अब समझते हैं सेंटेंस को कैसे करते हैं पेपर में जल्दी, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं हम इसको समझेंगे कैसे। अब बोल रहा है देखो ऑप्शन सी, अब मैं क्या करता, ऑप्शन सी टिक तो कर देता, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि के लिए मैं इसके हिसाब से सेंटेंस बना लेता, सेंटेंस बना लेता उसके हिसाब से, जो वो जो बोल रहा है, यानी वो बोल रहा है ए की जगह बी लगाओ, बी की जगह ए लगाओ, मैं ऐसा करके देख लेता, सी की जगह डी लगाओ, डी की जगह सी लगाओ, मैं ऐसा करके चेक करके उसको टिक कर सकता था। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने में क्या दिक्कत है? पहले थोड़ी हम इरेज कर लें इसको, थोड़ा साफ सा कर लें, फिर करते हैं। बोल रहे हैं भाई ऑप्शन सी हमारा सही है, ए की जगह बी लगाओ, यानी बोल रहे हैं यहां पर आप वाइटल लगा दो और यहां पर आप लगा दो असेट। ठीक है, कर लेते हैं। बोल रहे सी की जगह डी लगाओ और डी की जगह सी लगाओ, तो भैया मैं ऐसा कर लेता हूं। बोल रहे हैं सी की जगह डी लगाओ, यहां पर हम लगाएंगे अनस्किल्ड। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है भैया आप लगा दो थ्रेट। ठीक है, हमने ऐसा कर लिया, अब हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? स्किल्स आर अ वाइटल असेट, बिल्कुल सही है। वाइटल मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट, और ए ले सकता है, ये वी लगा हुआ है चूंकि वाइटल में। असेट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर थ्रेट की जगह में लगाना था अनस्किल्ड, यानी वेयर अनस्किल्ड जॉब्स आर अंडर थ्रेट ऑफ
ऑटोमेशन, यानी अंडर थ्रेट ऑफ ऑटोमेशन, यानी खतरे में है किसके, ऑटोमेशन के, यानी टेक्निकल चीजों के थ्रेट में है। ऑटोमेटिक्स का मतलब, ऑटोमेशन का मतलब हो जाएगा टेक्नोलॉजी, कुल मिला के टेक्नोलॉजी होगा, जो कि चीजें खुद से होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। तो अंडर थ्रेट ऑफ ऑटोमेशन यानी टेक्नोलॉजी के थ्रेट में है, जो कि अनस्किल्ड जॉब्स हैं, जो जॉब्स आज की डेट में अनस्किल्ड हैं, जो कि स्किल्ड नहीं है, वो आपके थ्रेट में है किसके, ऑटोमेशन के, यानी टेक्नोलॉजी के। तो ये हमारा देखिए सेंटेंस सेंस भी दे रहा है और ग्रामेटिकली भी हमारा सेंटेंस सही बन रहा है जब हम ऑप्शन सी को चुन रहे हैं। तो ये आपका इसका प्रॉपर सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आप इस सेंटेंस को समझ पाए होंगे। देखिए मैंने इसका ना पूरा प्रॉपर आपको सॉल्यूशन दिया है। स्किल्स आर अ वाइटल, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये स्किल्स आर अ वाइटल असेट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर अनस्किल्ड जॉब्स आर अंडर थ्रेट ऑफ ऑटोमेशन। तो उम्मीद करता हूं आप इस सेंटेंस को समझ पाए होंगे। पूरी कोशिश की मैंने आपको दोनों तरीके से इस सेंटेंस को समझाने की, इस क्वेश्चन को कराने की। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास के। चलिए करने की कोशिश जरूर करनी है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो भाई नहीं समझ पाओगे। करने की कोशिश जरूर करनी है, तब मैं आपको जो समझाऊंगा, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे नहीं समझ पाओगे। तो चलिए समझने की कोशिश करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको इसे कैसे करना है और इसका सही उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी आज की क्लास का करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड की क्लास का, या अभी हमारा इंटरचेंज चल रहा है, उस इंटरचेंज का क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से फटाफट से बताएं। 10 सेकंड है आपके पास। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। रीडिंग स्किल्स, हेल्प हेल्प दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपने रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे इसमें। सारा खेल है रीडिंग स्किल्स का। किसका? रीडिंग स्किल्स का। रीडिंग करिए, जितना रीड कर सकते हैं उतना पढ़िए। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इनके आप आर्टिकल्स जरूर पढ़ें। आप इसका स्पोर्ट्स पेज पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, लेकिन पढ़ें। विदाउट रीडिंग यू कांट डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेरी फास्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। पहले आंसर जान लें, चलिए पहले आंसर जान लेते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या इसका उत्तर है। देखिए भाई आंसर है इसका ऑप्शन बी। जब मैंने सेंटेंस को किया था, जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा था, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मुझे पता था इसका आंसर बी है। कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले इसका जो हमारा आंसर बी है, हम पहले इसको चेक, पहले समझ लेते हैं हमारा सेंटेंस क्या है, फिर हम देखते हैं हमारे उत्तर को। तो जिन लोगों ने आंसर बी किया, ऑप्शन बी को चुना है, वो बिल्कुल सही है। बोल रहे हैं करप्शन एम्प्लॉयज फेसिंग क्रिमिनल और गवर्नमेंट केसेस आर अ स्कैनर ऑफ द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। भैया देखो, सबसे पहले मेरी बात समझो। एम्प्लॉयज क्या है? एम्प्लॉयज एक नाउन है। इसके पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। मानते हो इस बात को? यहाँ क्या लगा हुआ है? करप्शन। करप्शन क्या है? एक नाउन है। आप नाउन के पहले नाउन कैसे लगा दोगे मेरे भाई? नाउन करप्शन एम्प्लॉयज क्या है? ये करप्ट एम्प्लॉयज होता तो मैं मान लेता। करप्शन एक नाउन है, करप्ट एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर करप्शन एम्प्लॉयज लगा दिया। जब मैंने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, मुझे एक बात पता था कि ये सेंटेंस गलत है, तो एक ऑप्शन मैंने वही निकाला। दूसरा मैंने पढ़ा कि भाई करप्शन एम्प्लॉयज नहीं होगा तो ए का तो रिप्लेसमेंट आएगा ही। मुझे इतना पता चल गया ए तो रिप्लेस होगा होगा, ए इंटरचेंज होगा। ए के इंटरचेंज वाले कितने ऑप्शन थे? ऑप्शन बी था और ऑप्शन सी था। तो मुझे इतना पता चल गया, ना इसका उत्तर ऑप्शन ए बनेगा, ना इसका ऑप्शन डी बनेगा। मानते हो मैं कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं? अब मेरे पास सिर्फ थे दो ऑप्शन। अब मैं दिमाग लगाता, या तो मैं इनको फिट करके देख लेता, पहले मैं फॉलो कर लेता ऑप्शन बी, फिर मैं फॉलो कर लेता ऑप्शन सी। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ के बताता हूं, मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा। करप्शन एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल और गवर्नमेंट केसेस। भैया कौन से गवर्नमेंट केसेस होते हैं मुझे तो बता दो। मुझे तो इतना पता है, या तो क्रिमिनल केसेस होते हैं, बाकी के केसेस होते हैं, या तो करप्शन वाले केसेस होते हैं भैया।
यहां पर करप्शन केसेस होंगे, क्योंकि क्रिमिनल और केसेस की बात चल रही है ना, तो करप्शन केसेस होंगे। ये बात समझ पा रहे हो आप? करप्शन केसेस इसीलिए होंगे। और दूसरी चीज, जब मैं यहां पर करप्शन लगाऊंगा ये उठा करके, तो मुझे उठा करके यहां पर गवर्नमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरचेंज करना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है, ये बात मानते हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो होता है। तो क्या बनता? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेसिंग क्रिमिनल और करप्शन केसेस। मुझे तो पता चल गया था यही सीक्वेंस है। देख के ही पता चल गया था कि ए की जगह सी आएगा, और यहां पर ए की जगह बी लगा रहे थे। मैं लगा करके भी देख लेता तो भी नहीं आता। फेसिंग एम्प्लॉयज क्या होता है? कुछ होता? सेंस बनता सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं बनता। तो मैंने जब देखा ना, मुझे तभी पता चल गया था कि ए की जगह सी आएगा और सी की जगह ए आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी रीडिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं और ग्रामर की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तभी मुझे पता चल गया था कि नाउन के पहले आप नाउन नहीं लगा सकते, आपको एडजेक्टिव लगाना है। तो देखिए, करने का तरीका तो आपको समझ में आया होगा कि मैं सवाल करता कैसे हूं पेपर में। तो एक बार हम इसको समझ लेंगे, हमारा क्या सेंटेंस क्या बनेगा। सेंटेंस बनेगा भाई, कुल मिला के हमें ए को सी से रिप्लेस करना है, ये बात आप समझिए। सेंटेंस हमारा बनेगा, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेसिंग criminal और करप्शन केसेस आर अंडर अ स्कैनर ऑफ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका सेंटेंस बनेगा। यहां पर आप देखिए, गवर्नमेंट के बाद हमने एम्प्लॉय लगाया है, पूरा ग्रामर को फॉलो कर रहा है। करप्शन केसेस होने चाहिए थे, गवर्नमेंट केसेस नहीं होता है। आर अ स्कैनर ऑफ द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही पढ़ के मुझे पता चल गया था ये सही है। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया होगा और सॉल्यूशन उससे ज्यादा समझ में आया होगा। और जिन लोगों का ऑप्शन बी था उत्तर, वो बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का। भाई क्या है क्वेश्चन? इफ द ओबलाइज्ड आर ऑल्टरनेटिव, द ऑथोरिटीज आर फाइट्स टू प्रोवाइड कंपेंसेशन और एन कैंसल्ड। अब आपकी रीडिंग स्किल्स फिर सामने आएंगी। अगर आपने रीडिंग कर रखी है, बार बार फोर्स कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जिसकी रीडिंग अच्छी है, जिसकी रीडिंग स्किल्स बढ़िया है, पढ़ते ही पता चल जाएगा क्या इसका उत्तर हो सकता है। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, फटाफट से। क्या आंसर होगा? जल्दी से। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, फटाफट से। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम हमारे आज के सवाल के, आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए फिर जानते हैं हमारे इसके आंसर को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको करने का तरीका जैसे बताता हूं। जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा था, जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, मुझे पता चल गया कि भाई इसका ऑप्शन ही नहीं होगा, ये तय है। अच्छा, ऐसा इसलिए मैं आपको बता देता हूं। जब मैं सेंटेंस को पढ़ रहा था, इफ द ऑब्लाइज्ड आर ऑल्टरनेटिव एंड द ऑथोरिटीज आर फाइट्स टू प्रोवाइड कंपेंसेशन और एन कैंसिल्ड। भैया, कैंसिल्ड के आगे आप एन कैसे लगा सकते हो, ये बता दो मुझे तो। कैंसल्ड के आगे आप एन तो नहीं लगा सकते। मैं नहीं कह रहा कैंसल्ड क्या है, मुझे इतना पता था कैंसल्ड सी से शुरू होता है और आर्टिकल लेगा तो ए लेगा, अदरवाइज एन तो नहीं लेगा। तो यहां से ये तो ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद मैंने देखा कि अब भैया एन आ गया, एन आ गया। इसके आगे आपको जो भी वर्ड लेना है वो शुरू होना चाहिए वॉवल से। कहां से शुरू होना चाहिए? वॉवल से। तो वॉवल से शुरू क्या होता है? या तो ऑब्लाइज्ड होगा या ऑल्टरनेटिव होगा। क्योंकि ऑथोरिटीज, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और एन ऑथोरिटीज ये भी हो सकता है। तो ये नहीं आ सकता। तो या तो आप जो सेंटेंस है उसको करें सी पे खत्म, या तो करें ए पर खत्म, या तो करें आप डी पर खत्म।
हाँ नहीं, डी पे नहीं कर सकते आप, चूंकि डी फाइट्स है, यहां तो करें आप बी पर खत्म। तो ये तो आपको पता चल गया कि दो ऑप्शंस आपके यहां से हटते हैं। चलिए जानते हैं इसका उत्तर। अब कितने लोगों ने अपना दिमाग यूज करके इस सवाल को किया है, जानते हैं। भैया इसका है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ए को डी से रिप्लेस करिए या डी को ए से बी को ई से रिप्लेस करिए, इन दोनों को आपको रिप्लेस करना है। चलिए इनके हिसाब से लगा के देख लेते हैं। जब मैंने सेंटेंस पढ़ा मुझे इतना तो पता था कि ऑप्शन ई तो इसका उत्तर नहीं होगा। तो देखिए क्या था, इफ द ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड की जगह बोल रहे हैं भैया फ्लाइट्स लगाइए। ठीक है, हम फ्लाइट्स लगा लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा पहले साफ कर लेते हैं, फिर हम सेंटेंस को समझते हैं कायदे से। बोल रहे हैं इफ द फ्लाइट्स, जैसा इन्होंने बोला हम पहले लगा लेते हैं, इसकी जगह डी बोल रहे हैं, तो यहां पर ओब्लाइज्ड आना चाहिए था। मैं इसकी भी आपको चीजें बताऊंगा। इसके बाद आएगा, ए को डी से बोला और बी को ई से बोला है, यानी ये हो जाएगा आर कैंसल्ड और ऑल्टरनेटिव। अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रामर की नॉलेज है तो आप इस सवाल को बहुत आराम से और बहुत जल्दी से कर पाते, क्योंकि बोल रहा था इफ द फाइट्स, इफ द फाइट्स ठीक है, आर ऑल्टरनेटिव, ठीक है, आर कैंसिल्ड बोल रहा है। इफ द फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड, अगर फ्लाइट कैंसिल्ड हो गई, द ऑथोरिटीज आर ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड के बाद हमेशा याद रखिएगा टू आता है। जब ये टू आया तब मेरे दिमाग में पहले ही यहां पर ऑब्लाइज्ड लगाने की बात आ गई थी, क्योंकि ऑब्लाइज्ड टू मतलब होता है बाध्य होना, किसी भी चीज के जवाबदेह होना, उस पर प्रेशर होना कि हाँ अब वो उस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको वो चीज करनी करनी है, ये होता है ऑब्लाइज्ड का मतलब। और उसके बाद हमेशा टू लगता है जिसके लिए वो हो, यानी ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड कंपेंसेशन और एन ऑल्टरनेटिव। देखिए एन ऑल्टरनेटिव लगता, क्यों लगता, चूंकि कोई एक ऑल्टरनेटिव, एन की हम बात कर सकते थे, ऑब्लाइज्ड यहां पर नहीं आता। कोई एक ऑब्लाइज्ड कैसे हो सकता है, ये गलत होता है। इसके बाद और एन ऑथोरिटीज ये आ सकता था, लेकिन जब आप इसको फिट करते तो आपको पता चल जाता कि भाई ये नहीं आएगा। तो जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा तब मुझे पता था कि भाई खत्म तो आपका यहां पर ऑल्टरनेटिव से ही होगा, यानी मेरे दिमाग में बी और ई शुरू से था, और ये या तो सी में था या डी में था। तो मैं इसको पुट करके सही करने की कोशिश करता और उत्तर मुझे मिल जाता। क्योंकि सेंटेंस का लेवल थोड़ा सा बेहतर था, मैं इसे मॉडरेट सवाल बोलूंगा, मॉडरेट से टफ की तरफ मैं थोड़ा सा जाऊं तो मुझे इसका लेवल मिलता है। लेकिन ये सवाल आप ग्रामर, थोड़ी बहुत रीडिंग स्किल्स और हल्का फुल्का कॉमन सेंस लगा करके भी आप इस सवाल को बड़े आराम से कर सकते थे। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, बिल्कुल सही सा, इफ द फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड, बहुत बढ़िया, द ऑथोरिटीज आर ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड कंपेंसेशन और एन ऑल्टरनेटिव। इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। और जिन्होंने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं जिनका गलत हुआ है या जो उत्तर नहीं दे पाए हैं उनको भी समझ में आया होगा। कोशिश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का आंसर करने की। जिन्होंने इसका आंसर नहीं दिया और जिन्होंने दिया है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत हो रहे हैं तो आगे जाके आपके सवाल सब कुछ सारे सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 9 की तरफ। क्या है सवाल, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड कस्टम्स ऑफिशियल्स टू एंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स। उम्मीद करता हूं सेंटेंस समझ में आया होगा आपको। अब जल्दी से बताएं कौन सा आंसर इसका हो सकता है ऑप्शन सही, फिर हम बताते हैं आपको इसका उत्तर। जल्दी से बताएं। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड कस्टम्स ऑफिशियल्स टू ensure strict implementation of import on prohibition of e-cigarettes। जल्दी से, फटाफट से। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड मैंने आपको दिए हैं, फटाक से।
जल्दी से करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। चलिए करते हैं, हमारे आंसर को जानते हैं। जिन लोगों ने आंसर दे दिया है उनका आंसर हम चेक करते हैं पहले। तो भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डी को ई से रिप्लेस करिए और ई को डी से। जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखा। आज मुझे कुछ चीजें सही दिखी। मैं आपको बताऊं, जब मैं इसको रीड कर रहा था सेंटेंस को, तो मुझे इसमें कुछ चीजें सही दिखी और उन सही की वजह से मैंने कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब मैंने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो मुझे इतना पता चल गया, हाँ भाई किसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो ए तो देखिए अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, मुझे इसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे जब ए को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि मैं समझ गया था कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं, द रेवेन्यू ऑफिशियल्स नहीं लगाना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो रही है, आस्क्ड द कस्टम ऑफिशियल्स। जब मैंने कस्टम ऑफिशियल्स पढ़ा मुझे ये भी सही लगा। जब मैंने कस्टम ऑफिशियल्स पढ़ा मुझे ये भी सही लगा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बिल्कुल सही लगा, चूंकि डिपार्टमेंट होता है भाई। टू एंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स, ये बात की बात है। लेकिन जब मैं सेंटेंस पढ़ रहा था तो मुझे इतना पता चला कि ये ए तो बिल्कुल सही है और बी भी बिल्कुल सही है। तो यानी ए को रिप्लेस नहीं करना मुझे, और मुझे बी को भी रिप्लेस नहीं करना। तो यहां पर मेरा जो ए ऑप्शन है ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए भाई अपनी जगह सही है, ए अपनी जगह सही है। फिर मैंने कहा बी भी अपनी जगह सही है, तो बी भी नहीं जाएगा, सी ऑप्शन भी मेरा यहां से चला गया। फिर मैं गया, समझते जाइएगा, फिर मैं गया ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी बोल रहा है ए को डी की जगह लगाओ, बी को ई की जगह लगाओ। मैंने बोला तो भाई कि भाई ए जो है वो बिल्कुल सही है, बी जो है वो भी बिल्कुल सही है, तो मैं क्यों लगाऊं? तो भाई जब मैं इसको गया तो मेरे तीन ऑप्शंस तो अपने आप घट गए। अब बच गए मेरे पास दो ऑप्शंस, जो कि यहाँ तो ऑप्शन बी होगा, यहाँ जो गिवन है वो बिल्कुल सही है। मैं पढ़ के देख लेता ना। अब मैं लगाता दिमाग। अब मैं दिमाग लगाने गया तो मैंने देखा टू, अब मैं एक बार फिर से आपके लिए सेंटेंस पढ़ता हूँ। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिल्कुल सही था, हैज आस्क्ड कस्टम ऑफिशियल सही है, टू एंश्योर स्ट्रिक्ट, यहाँ तो देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स होगा। तो मुझे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगा। अच्छा क्या गड़बड़ लगा? देखो जहां तक मुझे, यहां तक मैं था टू एंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यहां तक मैं सही था। लेकिन जब मैं यहां गया तो यहां मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, प्रोहिबिशन जो होता है ना, ये होता है किसी चीज को रोकना, प्रोहिबिट करना। ये हमेशा अपने बात मैक्सिमम केसेस में ऑन लेता है। ये मेरे दिमाग में था, ये मेरे दिमाग में सेट था कि प्रोहिबिशन ऑन होना था, प्रोहिबिशन ऑफ यहाँ लगा तो रहे हैं लेकिन ठीक है। लेकिन मेरे मन में एक डाउट आया, तो मैंने कहा चलो बी की तरफ चलते हैं। बी ने बोला डी को ई से लगाओ, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट ऑफ ई सिगरेट्स मुझे सही लगा। ई सिगरेट्स का जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर प्रोहिबिशन लगाना है, ये सेंस मुझे निकालना था। और ये सेंस मुझे मिला किससे? बी ऑप्शन से। डी से ओ, जो ऑप्शन ये आपका गिवन था नो इंटरचेंज से, उससे मुझे ये सेंस नहीं मिल रहा था कि इंपोर्ट करना है किसका, प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट का इंपोर्ट मुझे करना है। मतलब प्रोहिबिशन ऑफ, रुकावट जो है ई सिगरेट्स का, मुझे उसका इंपोर्ट करना है। कि भाई मुझे प्रोहिबिट लगाना है इंपोर्ट करने का ई सिगरेट्स की, ये सही होगा। एक बार फिर से, ये बोल रहे हैं ई ऑप्शन के हिसाब से कि जो मैं प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट जो है उसका इंपोर्ट कर रहा हूं, ये कोई सेंस दे रहा है आपको? चूंकि ऑप्शन बी बोल रहा है जो इंपोर्ट हो रहा है ई सिगरेट्स का, उस पर प्रोहिबिशन लगाना है, उस पर रुकावट लगानी है, ये आपको सही सेंस दे रहा है। तो ये सेंस की वजह से ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो जो डी है उसकी जगह ई आएगा और ई है उसकी जगह डी आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस भी समझ आया होगा। इसमें एक नई चीज जो मैंने आपको बताई कि मुझे सही चीजें पकड़ में आ गई। सही मतलब ए अपनी जगह सही था, बी अपनी जगह सही था, उसकी वजह से मैं कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाया, और वहीं से मेरा जो सवाल है वो बहुत आसान हो गया। इन मेथड्स को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं अगर आपको ये मेथड्स आते हैं तो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो समझ गए होगे आप हमारा सेंटेंस क्या सही होगा, एक बार मैं पढ़ दूं आपके लिए। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिल्कुल सही, has asked customs official to ensure strict implementation of prohibition on import of e-cigarettes। समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूं मैं आपसे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज की क्लास का हमारा ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्या है भाई सवाल? सम अमेरिकन ऑफिशियल्स लीड टू होप
that resumed sanctions on Iran will appear to a unpopular uprising। ये हमारा सवाल है और ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर लेवल का है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। डरना नहीं है, करने की कोशिश करनी है, ये तो लेवल मैं आपको बता देता हूं। चलिए करने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड है आपके पास, फटाफट से जल्दी करने की कोशिश करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 सेकेंड्स यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। जल्दी से, फटाफट से। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे हम। फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, जल्दी से बताएं। चलिए हमारा आंसर जानते हैं, हमारा क्या उत्तर इसका हो सकता है। उसके पहले एक छोटी मोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि बोल रहे हैं सम अमेरिकन ऑफिशियल्स लीड टू, देखिए लीड लगा हुआ है, ठीक है भाई, टू होप दैट रिज्यूम्ड सैंक्शन ऑन ईरान विल अपीयर टू अ पॉपुलर अपराइजिंग। देखिए जो हमारा ऑप्शन डी है, ये जो अपराइजिंग है, ये लगा हुआ है किसके बाद? पॉपुलर के बाद। व्हाट इज पॉपुलर? पॉपुलर भैया एडजेक्टिव है, तो इसके बाद क्या लगेगा? नाउन लगेगा। तो हम पहले चेक कर लें, अपराइजिंग क्या है? ये एक नाउन है, ये मानता हूं मैं। अगर मैं इसको रिप्लेस करता तो इसकी जगह अगर मैं लीड लगाऊं, ऑफिशियल लीड, लीड यहां पर क्या है? ये एक वर्ब है, यहां पर वर्ब है। जनरली नाउन हो सकता है लेकिन यहां पर देखिए वर्ब है, ऑफिशियल्स लीड टू, यहां पर ये वर्ब है। रिज्यूम्ड क्या है? दैट रिज्यूम्ड सैंक्शंस, ये भी नाउन नहीं है। विल अपीयर, ये भी नाउन नहीं है। तो भैया नाउन तो एक ही है ना, और पॉपुलर के बाद नाउन चाहिए था, यानी डी तो सही है। डी अपनी जगह सही है, ये मैंने पढ़ के निकाल लिया। जब मुझे पता चल गया डी अपनी जगह सही है, जब मुझे पता चल गया डी अपनी जगह सही है, तो जो जो ऑप्शन बोल रहा होगा कि डी को रिप्लेस करो इससे, वो सारे गलत हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन में डी की बात नहीं करी, दूसरे में सी में करी है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। डी में करी है, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बाकी के 3 ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते। अब बताता हूं मैं आपको इसका आंसर, समझ पाए होंगे। मैंने आंसर नहीं देखा था, मैंने आपके सामने आंसर इसके बताया कि ये आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ग्रामर की थोड़ी सी भी नॉलेज है, आप सवाल बहुत आराम से कर जाओगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब मैंने इसको आपको इसका आंसर बताया, ऑप्शन बी है इसका आंसर। जिन्होंने बी लगाया भाई आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। सी और डी क्यों नहीं हो सकते, ये मैंने आपको बता दिया। अब जान लेते हैं कि बाकी हमारी चीजें क्या बोल रही हैं। जब मैं सेंटेंस पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊं, जब मैं सेंटेंस पढ़ रहा था मेरी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो मैंने जब इसको पढ़ा ना, तब मुझे यहां जब लीड दिखा, जब मैंने इसको देखा तब मैंने यहां पर लीड देखा, तो मैंने देखा लीड आया है, लीड के बाद टू लगा है। तो या तो ये बिल्कुल सही है, जो लीड अपने बाद हमेशा टू लेता है, लीड्स टू होता है या लीड टू होता है। तो या तो गिवन सही होगा, या तो एपियर के पहले भी लीड आ सकता है क्योंकि यहां पर भी टू लगा था। तो मैं ए को सी से रिप्लेस कर सकता हूं, ये मेरे दिमाग में था। यहां जो गिवन है वो सही है क्योंकि लीड हमेशा अपने बाद टू लेता है। अब मैं कुछ नहीं करता, अब मैं इसको डाल के देख लेता ऑप्शन सी के हिसाब से, वो सॉरी बी के हिसाब से, ऑप्शन जो गिवन है उसको पढ़ लेता। बस अगर मुझे सही लगता मैं उसको मार्क कर लेता। अब मैं पढ़ के देख लेता हूं एक बार, थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए रेस कर दूं, फिर मैं आपको इसे पूरा समझाता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया था सी और डी इसका आंसर नहीं हो सकते। क्या आंसर हो सकता है इसका? या तो ए या सी, या तो आपका इनकरेक्ट। हम इन दोनों को पुट करके जो आपका गिवन है वो सही है, तो एक बार हम पुट करके देख लेते हैं। सब पहले लेते हैं बी को, सम अमेरिकन ऑफिशियल्स बोल रहे हैं अपीयर। अगर मैं ऑप्शन बी लेता तो अपीयर टू होप दैट रिज्यूम्ड सैंक्शंस ऑन ईरान विल लीड टू अ पॉपुलर अपराइजिंग। तो भाई ये तो पढ़ते ही साथ मुझे सही लग गया। जब मैंने इसको पढ़ा ना, ऑप्शन बी लगा करके जब मैंने इसको पढ़ा जो कि हमारा सही आंसर है, मुझे लगा भाई ये तो बिल्कुल सही है। एक बार मैं ई को भी पुट कर लेता हूं, जो गिवन है उसे पढ़ देता हूं। सम अमेरिकन ऑफिशियल्स लीड टू होप दैट, भाई होप पर आप लीड कैसे कर सकते हो?
वो चीज लीड टू मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट हो जाना या उसकी वजह से कुछ हो पाना। तो लीड टू होप दैट resumed sanctions on Iran will appear टू अ पॉपुलर अनराइजिंग, जो देखने में लग रहा है। तो भाई ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट ग्रामेरिकल और सही सेंस दे रहा है, क्योंकि अपियर टू, ऑफिशियल्स अपियर टू होप, अपियर मतलब होप को अपियर कर रहे हैं दैट रिज्यूम्ड सैंक्शंस ऑन ईरान लीड टू अ पॉपुलर अनराइटिंग, उससे पॉपुलर अपराइजिंग होगा, जिसका कोई मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि वो उसका रिजल्ट होगा। विल लीड टू अ पॉपुलर अपराइजिंग, यानी इसका ये रिजल्ट होगा जो कि होगा पॉपुलर अपराइजिंग। तो उम्मीद करता हूं आप इसका मतलब यानी ग्रामरिकली जो इसका सेंस है वो समझ पाए होंगे। और जो ग्रामर का मैंने हिस्सा शुरू में बताया आपको, नाउन के पहले एडजेक्टिव, ये लगभग हर सेंटेंस में यूज हुआ है। ये आपको अगर आता है तो आप इस वाले सेंटेंस का जो हिस्सा आता है आप इसको बहुत आराम से कर जाओगे और बहुत सारे ऑप्शंस को इस हिसाब से एलिमिनेट कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था जैसे हमें पेपर में अटेम्प्ट करना है, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क क्वेश्चन भी इस ही पोर्शन से मैंने आपको दिया है। टेरिफ्स हैज इंपोर्टेड हायर चाइना ऑन 603 आइटम्स इम्पोज्ड फ्रॉम द यूएस। तो भाई इजी सा सेंटेंस है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेवल इसका इजी है, आपको ये करना है होमवर्क। आंसर आप मुझे देंगे इसका कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू में आपको कराऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर देने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका जो लेवल है, आपकी जो तैयारी है, उससे आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। तो चलिए फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में क्लास 4 में मैंने कोशिश करी आपको नए तरीके से चीजों को कराने की, और पेपर में आपको कैसे चीजों को करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वर्ड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स वाले पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से एग्जाम में आपके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और समझें कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करते हैं। फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी हमारी क्लास 5। उसमें मैं आपको नए तरीके से नई चीजें कराऊंगा। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।